गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर का पेपर 1 यूनिट 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नोट कीजिए। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। हाउएवर converse is not true in general, है ना। हिंदी में क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है जबकि इसका विलोम सत्य नहीं है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है जबकि इसका विलोम सत्य नहीं है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, हाउएवर कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। तो हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेकर चलना है और बाउंडेड प्रूव करना है। यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको कुछ डेफिनेशंस जो है यहाँ पर पता होना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जिसको हिंदी में अभिसारी अनुक्रम कहेंगे। अभिसारी अनुक्रम। तो यदि एसएन कोई सीक्वेंस है एसएन और उसमें हमने लिमिट लगाया और इसका वैल्यू आ रहा है एल मतलब एक फाइनाइट क्वांटिटी, एक परिमित राशि हमें मिल रहा है। यदि एसएन का लिमिट एक परिमित राशि है जहाँ एल वेयर एल इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, जहाँ एल एक परिमित राशि है, यदि एसएन का लिमिट एल आ जाए जहाँ एल एक परिमित राशि है, फाइनाइट क्वांटिटी है, यदि ऐसा आता है तो ये जो सीक्वेंस एसएन है यह कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। तो आप लिख सकते हो देन द सीक्वेंस एसएन इज कॉल्ड अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तब ये जो अनुक्रम है वह अभिसारी अनुक्रम कहलाता है। तब अनुक्रम एसएन को एक अभिसारी अनुक्रम कहते हैं। तो याद रखिएगा कि एसएन का जो लिमिट है वह एक फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए, एक परिमित राशि आना चाहिए, तभी हमारा जो सीक्वेंस है वह कन्वर्जेंट कहलाएगा, अभिसारी कहलाएगा। अब मैं आप लोगों को बाउंडेड सीक्वेंस का डेफिनेशन बताता हूँ। बाउंडेड सीक्वेंस, जिसको हिंदी में हम कहेंगे परिबद्ध अनुक्रम। बाउंडेड सीक्वेंस। तो यदि हमारा जो सीक्वेंस एसएन है इसका जो वैल्यू है वह दो रियल नंबर के बीच आता है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच अगर आता है तो वो बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा, परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। यदि एसएन का वैल्यू स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच है, फॉर ऑल एन बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जितने भी एसएन है सभी का वैल्यू स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच है, जहाँ पर स्मॉल एम और कैपिटल एम रियल नंबर है, वेयर स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर रियल नंबर्स, जहाँ पर स्मॉल एम तथा कैपिटल एम वास्तविक संख्याएं हैं।
ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। इसका वैल्यू 1 2 3 4 0 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। इसका वैल्यू भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। दोनों ही वास्तविक संख्याएं रियल नंबर है और उनके बीच में एसएन का वैल्यू आता है। एसएन का वैल्यू दो वास्तविक संख्याओं के बीच आ रहा है, मतलब दो रियल नंबर्स के बीच में अगर आता है देन तब ये जो सीक्वेंस एसएन है यह बाउंडेड कहलाएगा। देन द सीक्वेंस एसएन is called a bounded sequence, is called a bounded sequence। तब अनुक्रम एसएन को परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं। तो बाउंडेड सीक्वेंस बनने के लिए एसएन का जो वैल्यू है वह दो वास्तविक संख्याओं के बीच में, दो रियल नंबर्स के बीच में आना चाहिए, तभी यह एसएन बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा, परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, इसमें लिखा है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो हम एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेकर चलेंगे और उसको बाउंडेड हम प्रूव करेंगे। तो चलो हमने हेडिंग डाल दिया है टू प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। सिद्ध करना है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। सिद्ध करना है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। हमने मान लिया, माना एसएन n = 1 to ∞ बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यह एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अभिसारी अनुक्रम है। एसएन एक अभिसारी अनुक्रम है। तो हमने इस एसएन को कन्वर्जेंट सीक्वेंस मान लिया। जब एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसका जो लिमिट है वह एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगा, मतलब लिमिटेशन n टेंडिंग टू ∞ एसएन = L आएगा, वेयर L is a फाइनाइट क्वांटिटी, जहाँ L एक परिमित राशि है, तो एसएन का जो लिमिट है L आएगा, क्योंकि एसएन को हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहा है, अभिसारी अनुक्रम कहा है, इसी कारण इस एसएन का लिमिट L आएगा। अब बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम की सीमा की परिभाषा से, अगर हम लिमिट का डेफिनेशन लगाएं तो इसे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एसएन - L लेस देन एप्सिलॉन। इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ एसएन - L लेस देन एप्सिलॉन। ये आता है अनुक्रम की सीमा की परिभाषा से, फॉर ऑल n > n0। यहाँ पर n0 जो है एक स्थिर प्राकृतिक संख्या है। n0 इज अ फिक्स्ड नेचुरल नंबर, वेयर n0 इज अ फिक्स्ड नेचुरल नंबर, जहाँ n0 एक स्थिर प्राकृतिक संख्या है। तो ये जो लाइन आ रहा है ये आता है अनुक्रम की सीमा की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर मॉड ऑफ एसएन - L लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एसएन - L, अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू 1 चूज़ करूँ, टेकिंग एप्सिलॉन = 1, अगर यदि हम एप्सिलॉन = 1 चूज़ करें तो मॉड ऑफ एसएन - L लेस देन 1 आ जाएगा फॉर ऑल n = n0 के लिए। अगर हम एप्सिलॉन के प्लेस से 1 ले लें तो यहाँ पर मॉड ऑफ एसएन - L लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि एसएन - L का जो वैल्यू है वह -1 और +1 के बीच होगा। याद रखना, इसका जो मॉड है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब है इसका जो वैल्यू है वह -1 और +1 के बीच होगा। ठीक है, अगर मान लो ये लेस देन 4 रहता तो इसका जो वैल्यू है -4 और +4 के बीच होता।
यदि ये लेस देन 3 होता, मॉड ऑफ Sn माइनस एन लेस देन 3 रहता, तो इसका जो वैल्यू है -3 और +3 के बीच आता। तो चूंकि हमने एप्सिलॉन इक्वल टू 1 चूज़ किया है, एप्सिलॉन देखो, एप्सिलॉन जो है बहुत छोटी धनात्मक राशि है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आप एप्सिलॉन को वैल्यू जरूरी नहीं है कि 1 चूज़ करो, आप एप्सिलॉन को वैल्यू कोई दूसरा वैल्यू भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको एप्सिलॉन को वैल्यू पॉजिटिव लेना है, धनात्मक लेना है, याद रखना है ना। एप्सिलॉन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो एप्सिलॉन को वैल्यू आपको पॉजिटिव लेना है, धनात्मक वैल्यू लेना है। तो हमने एप्सिलॉन को वैल्यू 1 ले लिया। आप चाहो तो 1 न लेके 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू आपको लेना है। चूँकि एप्सिलॉन बहुत छोटी धनात्मक राशि है, इसी कारण इसका वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो एप्सिलॉन के प्लेस पे 1 आ गया। अब इसका जो मॉड है, मॉड ऑफ Sn माइनस एन लेस देन 1 है, इसका मतलब ये हुआ इसका जो वैल्यू है, ये इस क्वांटिटी का जो वैल्यू है वह -1 और +1 के बीच होगा। अगर इसका वैल्यू लेस देन अगर 5 होता, लेस देन यहाँ 1 ना होकर 5 होता, तो इसका जो वैल्यू है -5 और +5 के बीच ऐसे लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इसका वैल्यू लेस देन 1 है, इसी कारण -1 और +1 के बीच। यहाँ हम l प्लस करेंगे, यहाँ भी l प्लस करेंगे, यहाँ भी l, ये आएगा l-1 लेस देन Sn लेस देन l+1 फॉर ऑल n ग्रेटर टू n0। तो यहाँ हमने l प्लस कर दिया, यहाँ भी l प्लस किया, यहाँ भी, इन तीनों जगहों पे l हमने प्लस कर दिया, इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो हम देख रहे हैं Sn का वैल्यू l-1 से बड़ा है और l+1 से छोटा है। अब हमने माना स्मॉल m जो है ये मिनिमम है, स्मॉल m मिनिमम है S1 का, S2 का, S3 का, इस प्रकार से जितने भी S1, S2, S3 सबका मिनिमम है, और l-1 का भी मिनिमम है। मतलब स्मॉल m का वैल्यू S1 से भी छोटा है, S2 से भी छोटा है, S3 से भी छोटा है, l-1 से भी छोटा है। एंड और हमने कैपिटल M मान लिया है ये मैक्सिमा है, S1 का, S2 का, S3 का एंड सो ऑन, l+1 का भी मैक्सिमा है। तो स्मॉल m जो है मिनिमा है, S1, S2, l-1 सभी का, और इस कैपिटल M जो है मैक्सिमा है, S1 से भी बड़ा है, S2 से भी बड़ा है, S3 से भी, l+1 से भी बड़ा है। तब ऐसा लेने से स्मॉल m का वैल्यू इन सबसे छोटा आएगा, मतलब स्मॉल m छोटा होगा l-1 से, S1 से भी छोटा है, S2 से भी, S3 से भी, l-1 से भी छोटा है स्मॉल m, क्योंकि स्मॉल m मिनिमा है। कैपिटल M S1 से ग्रेटर है, S2 से भी ग्रेटर है, S3 से भी ग्रेटर है, l+1 से भी ग्रेटर है, मतलब l+1 से बड़ा आएगा कैपिटल M, है ना, क्योंकि कैपिटल M मैक्सिमा है और स्मॉल m मिनिमा है। इस प्रकार से रिलेशन आएगा। अभी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम मिला देंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम मिलाने वाले हैं। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 विलेट समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि, अब यहाँ पे आप देखिए स्मॉल m से बड़ा है l-1, स्मॉल m से बड़ा l-1 है, ग्रेटर है, और l-1 से ग्रेटर Sn है, l-1 से जो ग्रेटर है वो Sn है जी, और Sn से ग्रेटर l+1 है, और l+1 से ग्रेटर कैपिटल M है जी, है ना। स्मॉल m से बड़ा है l-1, l-1 से बड़ा Sn है, Sn से बड़ा l+1 है, और l+1 से बड़ा कैपिटल M है। अब ये सभी n के लिए लागू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर S1, S2, S3 सबसे छोटा है स्मॉल m है, S1, S2, S3 सबसे बड़ा कैपिटल M है। तो यहाँ पे स्मॉल m सबसे छोटा आएगा और कैपिटल M सबसे बड़ा आएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बीच में Sn है बीच में, तो हम बोल सकते हैं कि Sn का जो वैल्यू है वह स्मॉल m और कैपिटल M के बीच आएगा, है ना। फिर से आप देखिए स्मॉल m से बड़ा है l-1, उससे बड़ा Sn है, उससे बड़ा l+1 है, और उससे बड़ा कैपिटल M है। सबसे छोटा स्मॉल m है, सबसे बड़ा कैपिटल M है, और बीच में Sn है। इस प्रकार से Sn के लिए स्मॉल m और कैपिटल M के बीच आ गया। दिस शोज दैट, यह दर्शाता है कि द सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड। यह दर्शाता है कि अनुक्रम
अनुक्रम Sn परिबद्ध है। तो हमने Sn को कन्वर्जेंट सीक्वेंस मान के चला था और इसे बाउंडेड प्रूफ किया, मतलब हमने अभिसारी अनुक्रम लेकर चला थे और हम इसको बाउंडेड प्रूफ किए। अब इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका विलोम सत्य नहीं है। तो हम हेडिंग डाल देते हैं द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हिंदी में लिखेंगे इसका विलोम सत्य नहीं है, इसका विलोम सत्य नहीं है। मतलब हमें एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, उस एग्जाम्पल में हम ये बताएंगे कि बाउंडेड तो है लेकिन वह कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब परिबद्ध है किंतु अभिसारी नहीं है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट हमने मान लिया, या लिखो कंसिडर एन एग्जाम्पल, कंसिडर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल Sn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। इसको अगर ओपन करें तो पहला टर्म -1 आएगा, फिर +1, फिर -1, फिर 1, इस प्रकार से आएगा इस सीक्वेंस। तो हमने एक सीक्वेंस मान लिया है, कंसिडर एग्जाम्पल, एक अनुक्रम हमने लिया है Sn की वैल्यू है -1 की पावर n। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस के दो लिमिट आ जाएंगे, -1 और +1। मतलब ये जो सीक्वेंस है वह कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, लेकिन चूंकि Sn की वैल्यू -1 और +1 ही आएगा तो हम बोल सकते हैं Sn की वैल्यू -1 और +1 के बीच है। देख आप देख रहे हो कि Sn की वैल्यू -1 और +1 के बीच ही आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इसके जितने भी टर्म्स आएंगे या तो -1 आएगा या तो +1 आएगा। तो Sn का जो वैल्यू है -1 है या तो +1 है। अब ये सभी n के लिए लागू होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सीक्वेंस Sn है वह बाउंडेड है, परिबद्ध है। आप लिख सकते हो क्लियरली द सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड, बाउंडेड है ना। हिंदी में लिखोगे स्पष्ट है कि अनुक्रम Sn परिबद्ध है। बाउंडेड क्यों है? क्योंकि Sn का वैल्यू -1 और +1 के बीच आएगा, है ना। आप देख लो इस सीक्वेंस में, आप देखिए यहाँ पर अगर n के वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 आएगा, n के प्लेस पे 2 रखेंगे तो +1 आएगा, n के प्लेस पे 3 रखेंगे फिर से -1 आएगा, n के प्लेस पे 4 रखेंगे फिर से +1 आएगा। मतलब ये जो सीक्वेंस है इसमें -1 आएगा, +1 आएगा, -1 आएगा, +1 आएगा, इस प्रकार से टर्म्स आएंगे। तो हम बोल सकते हैं Sn की वैल्यू -1 और +1 के बीच है। मतलब Sn जो है दो वास्तविक संख्याओं के बीच मिल रहा है, दो रियल नंबर्स के बीच में Sn का वैल्यू है। इसका मतलब Sn जो है बाउंडेड है ना, बाउंडेड है। बट किंतु ये जो Sn है वह कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट इसलिए नहीं है क्योंकि Sn का एक यूनिक लिमिट हमें नहीं मिलेगा, एक अद्वितीय सीमा इसमें नहीं मिलेगा। अगर हम Sn की लिमिट निकालें तो -1 भी आ सकता है और +1 भी आ सकता है। इसका मतलब इसका एक यूनिक लिमिट हमें प्राप्त नहीं होगा, है ना। मतलब इसका एक अद्वितीय सीमा हमें प्राप्त नहीं होगा। याद रखना, अगर कोई भी सीक्वेंस है वह कन्वर्जेंट तभी होता है जब उसका जो लिमिट है वह एग्जिस्ट करता है और वह यूनिक होता है। यूनिक मीन्स वन एंड ओनली वन। इसका लिमिट एक और केवल एक होगा तभी यह कन्वर्जेंट कहलाएगा, अभिसारी कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखो Sn में अगर हम लिमिट निकालें तो इसका दो लिमिट आ सकते हैं, -1 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस Sn है वह कन्वर्जेंट नहीं है, बट द सीक्वेंस Sn इज नॉट कन्वर्जेंट। किंतु अनुक्रम Sn अभिसारी नहीं है, अभिसारी नहीं है। तो इस एग्जाम्पल में हमने एक ऐसा एग्जाम्पल आपको दिया है जिसमें हम ये बता रहे हैं ये जो सीक्वेंस है, ये जो अनुक्रम है, ये अनुक्रम बाउंडेड तो है, मतलब परिबद्ध तो है, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब अभिसारी नहीं है, है ना। बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है।
बाउंडेड इसलिए है क्योंकि इसका वैल्यू -1 और +1 के बीच है, इसी कारण ये बाउंडेड है, परिबद्ध है। और कन्वर्जेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसका यूनिक लिमिट हमें नहीं मिलेगा, मतलब वन एंड ओनली वन लिमिट हमें प्राप्त नहीं होगा, है ना, अद्वितीय सीमा प्राप्त नहीं होगा, इसी कारण ये कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब अभिसारी नहीं है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता